इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से शिप को दिखाते हुए जो किसी अनजान रीजन की वजह से पूरी तरीके से जलने लगी थी। शिप पर जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए। तभी अचानक उस बड़ी सी जलती हुई शिप के साइड से एक छोटी सी नाव जाती है। उस नाव के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे होते हैं। वो तो शिप के पास भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी बोट एकदम से रुक गई। जैसे लग रहा था कि समुद्र के अंदर भी कोई है जिसने ये काम किया है। अब यहाँ नाव पर सवार सभी लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच समुद्र में ये क्या हो रहा है, जबकि उनके नाव से कोई एंकर भी नहीं जुड़ा हुआ है जिसे वो नीचे फेंक कर नाव को रोक दें। अब जैसे ही उनमें से एक आदमी पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है, तभी एक अनजान और खतरनाक हाथ पानी से बाहर निकला और तुरंत ही उस आदमी को पकड़कर पानी में खींच लिया। उस छोटी सी नाव के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें मौजूद थी जो पानी के अंदर डूबने के बाद कभी मिली ही नहीं। लेकिन उस बीच समुद्र के अंदर ऐसी कौन सी खतरनाक चीज थी जिसने इतने सारे लोगों को बुरी तरीके से पानी में डुबा दिया था। अब यहाँ इस बात को कई साल बीत जाते हैं और हमें एक आइलैंड दिखाया गया। ये आइलैंड मेन सिटी और कंट्री से काफी दूर था, पर यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आइलैंड के सभी सिटीजन सुख शांति से रह रहे थे। अब हमें उसी आइलैंड पर स्टेसी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि एक रेडियो स्टेशन चलाती थी। वो अपने सभी सिटीजन्स को नई बातें सिखाया करती और बाहरी दुनिया की नई नई खबर दिया करती। एक्चुअल बात ये होती है कि ये पूरा आइलैंड उनके पूर्वजों का था। उनके सभी पूर्वज यहाँ पर सबसे पहले आकर डिस्कवरी की और फिर धीरे धीरे यहाँ अपनी बस्ती बनाने लगे। आइलैंड के अंदर तो उनके पूर्वजों के स्मारक भी बनाए गए जो डिक्टेट करता है उनकी बहुत ज्यादा बहादुरी और डिस्कवरी करने वाले माइंड की। जितने भी सिटीजन्स थे वो अपने पूर्वजों की पूजा करते, लेकिन कुछ समय में ही उस आइलैंड पर इतनी बड़ी आफत आने वाली है ये किसी ने नहीं सोचा था। अब हमें दूसरी तरफ निक नाम का एक मछुआरा दिखाया गया जो अपने साथियों के साथ नाव में मौजूद था। उनका यही काम था कि समुद्र में जाकर काफी भारी मात्रा में मछलियां पकड़ कर लाना। निक अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, पर फिलहाल उसे समुद्र में एक जगह पर रुकना था, इसीलिए उसने जल्द से जल्द अपनी नाव का एंकर निकाला और वहीं छोड़ दिया। एंकर सीधा पानी के एकदम नीचे चला जाता है और जैसे ही वो एक जगह पर रुकने वाला था तभी पानी के अंदर एकदम निचले वाले हिस्से में कुछ तो मौजूद होता है। वो एक कैरी बैग था जिसमें कुछ सामान रखे होते। अब एंकर उसमें फंसने के कारण बोट आगे नहीं बढ़ती, जिससे निक और उसके साथियों को लगने लगा कि उनका एंकर एकदम सेफली प्लेस हो गया है। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगे तो एंकर के हटने के कारण वो कैरी बैग ओपन हो जाता है। उसके अंदर कुछ एंशिएंट चीजें थी जो कि अब जाकर उजागर हो रही हैं। और शॉकिंग बात है कि ये तब की चीजें हैं जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यानी जिस चीज ने उन्हें पानी के अंदर खींचा था उनके ही सामान इतने सालों से पानी के अंदर मौजूद थे। हमें तो सिर्फ उसके अंदर फिलहाल एक घड़ी और एक कंघा दिखाया जाता है। खैर निक और उसके साथी तो इन चीजों पर बिना ध्यान देते हुए आगे निकल जाते हैं। अब निक को यहाँ अपनी बोट के कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने के लिए एक मैकेनिक के पास जाना था। वो तो अपनी ट्रक लेकर सीधा निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई जिसका नाम एलिसा था। एलिसा को देखकर निक एकदम चौंक गया क्योंकि वो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी, पर कई सालों से वो एक दूसरे से मिले नहीं थे। एलिसा निक से कुछ बात करना चाहती थी और वो दोनों गपशप करते हुए आगे निकल गए। वो दोनों एक गैराज के पास पहुंचते हैं जहां निक को वो इंपॉर्टेंट सामान लेने थे। एलिसा को वहीं खड़ा करके निक अंदर की तरफ चला गया था, पर तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सीधा एलिसा के पास आता है और उसे एक घड़ी दिखाता है जो बहुत पुरानी थी। एलिसा को ये सारी घड़ियां बहुत पसंद होती हैं, इसीलिए वो उसे टच करने के लिए गई, पर बूढ़ा आदमी कहता है कि इसे मत टच करना, नहीं तो बहुत सारी अनजान चीजें होने लगेंगी। एक्चुअल बात यह है कि ये घड़ी उस बूढ़े आदमी ने किनारे पर से उठाई थी जो कि उस कैरी बैग में से निकल गई होती है, लेकिन इसका इन अनजान चीजों से रिलेशन क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा। एलिसा ने मना करने के बावजूद भी उस घड़ी को अपने हाथ में ले लिया और देखने लगी। उस घड़ी के पीछे तराजू के साथ साथ कुछ और सिंबल्स बने हुए थे। थोड़ी देर में वहां पर निक आ गया, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया होता है। ये दोनों भी ट्रक में बैठकर अपने मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब हमें उसी आइलैंड पर मौजूद स्टेसी नाम की वो लेडी दिखाई गई जिसे उसके दोस्त का तुरंत ही कॉल आता है। उसका दोस्त भी उसके साथ ही रेडियो स्टेशन में काम करता है जो बता रहा था कि हमारे आइलैंड के चारों तरफ एक अजीब तरीके की फॉग देखी गई है। ये फॉग धीरे धीरे बड़े अजीब तरीके से हमारे आइलैंड को घेरते जा रही है। आखिर ये क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं रहा। स्टेसी भी काफी चौंक गई क्योंकि इतने सालों में ऐसी चीज कभी देखने नहीं मिली है। वो भी इन चीजों के ऊपर थोड़ी रिसर्च करने लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ निक और एलिसा अपनी ट्रक में बैठकर घर
की तरफ जा रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और आसपास के सिटीजन्स अपने घर में चले गए होते हैं, यानी सब कुछ एकदम से सुनसान था। वो दोनों बात तो कर ही रहे थे, पर तभी अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उनके ऊपर हमला किया हो। निक एलिसा को प्रोटेक्ट करते हुए सबसे पहले ट्रक रोक देता है। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक फादर आ चुके थे जो एकदम सस्पिशियस वे में उन्हें देखने लगे। निक तो जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन फादर का यही जवाब था कि वो सब आने वाले हैं और शायद उनसे कोई नहीं बच पाएगा। निक और एलिसा को कुछ भी नहीं समझता कि ये किस बारे में बात कर रहे थे, पर फिलहाल फादर के जाने के बाद वो अपनी कार लेकर निकल पड़े। एलिसा को घर जाने के लिए काफी लेट हो चुका था, इसीलिए निक उसे ड्रॉप कर देता है। एलिसा जैसे ही घर में गई तो उसकी मदर सामने आ जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन थी, लेकिन वो चाहती है कि वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखे। सबसे पहले तो वो एलिसा से अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उसे डांटने लगी कि तुम इतना लेट क्यों आ रही हो। देखते ही देखते डॉटर एंड मदर के बीच काफी बहस होने लगी। एलिसा अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो घर में नहीं रुकती और सीधा सामान लेकर बाहर आ जाती है। वहाँ पर अभी भी निक मौजूद था, जो एलिसा को देखकर समझ जाता है कि उसका झगड़ा हो गया, इसीलिए वो उसके घर पर चलकर आराम करने के लिए कहता है। फिलहाल दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए निकल पड़ते हैं निक के घर पर। अब दोनों एक साथ काफी एंजॉयमेंट करने के बाद जब आराम कर रहे थे, तभी एलिसा को कुछ विजन आते हैं। उस विजन में वो साफ देख पा रही थी कि वो खुद पानी में डूब रही है और एक बड़ी सी शिप है जिस पर आग लगी हुई है। ये सपना इतना डरावना था कि एलिसा एकदम से उठ गई। निक उसे संभालता है और कहता है कि अच्छी तरीके से सो जाओ, लेकिन फिलहाल एलिसा को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो डेस्कटॉप पर बैठकर इंटरनेट पे कुछ सर्च करने लगती है। एलिसा को बार बार वही याद आ रहा था कि घड़ी के अंदर वो 3 निशान बने हुए हैं और वो उन्हीं सारे सिंबल्स को इंटरनेट पर सर्च करने लगी। जैसे तैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती तो है, लेकिन अचानक वो डेस्कटॉप की स्क्रीन एकदम से फ्लिकर होने लग जाती है। उसके बाद ही सीलिंग की तरफ से कुछ पानी की बूंदें गिरी। एलिसा एकदम से ऊपर देखती है और फिर पता चला कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान है। लग रहा था कि कोई सीलिंग के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। एलिसा एकदम चौंक गई और वो उन्हीं पैरों के निशानों को फॉलो करने लग जाती है। जैसे तैसे वो बाहर पहुंची, जहाँ पर काफी फॉग छाई हुई थी और ये फॉग धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एलिसा कुछ देख ही नहीं पाती। थोड़ी ही देर के अंदर पीछे से कोई आ गया। बाद में पता चलता है कि ये निक है, जो कि एलिसा को वापस लेकर जाने के लिए आया है। एलिसा निक से ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती और सोने चली जाती है। अब यहाँ समुद्र में एक बोट दिखाई गई, जो कि निक के फ्रेंड्स की थी। निक के दोस्त तो अपने दोनों फीमेल फ्रेंड्स को लेके आ गए थे मजे करने के लिए। अब तक तो उनके साथ सब कुछ सही चल रहा था। बोट के सारे मैकेनिज्म को वो अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन अचानक फिर वही अनजानी फॉग चारों तरफ छाने लगी, जो बड़े पैमाने पर फैलते हुए बोट को अपने अंदर समा लेती है। वो दोनों दोस्त एकदम से शॉक हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो दोनों लेडीज भी काफी घबरा जाती हैं। थोड़ी देर के अंदर ही उस बोट में जितने भी इक्विपमेंट्स और जितने भी रडार सिस्टम थे वो एकदम से खराब होने लगे, यानी अब उन्हें पता ही नहीं कि वापस कैसे जाया जाए। वो तो कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फॉग ही इतना डेंस था कि सिग्नल पहुंच नहीं पाता। अब उनमें से एक ब्लैक दोस्त जैसे ही बोट के बाहरी वाले हिस्से पर आता है, तभी उसे एक बड़ी सी शिप दिखाई दी जो साइड से होते हुए जा रही थी। उस पर कुछ लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखता। वो ब्लैक फ्रेंड तुरंत ही अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन अचानक वो शिप गायब हो गई। अब ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ नहीं रहा था, पर अगले मोमेंट में बोट पर मौजूद हर एक इक्विपमेंट ब्लास्ट होने लगे। लग रहा था कि बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और कोई ऐसा जानबूझकर कर रहा है। इतना ही नहीं, बोट तो बुरी तरीके से हिलने लगी थी और उसे कोई नीचे खींच रहा था। सबसे पहले जो अनजान चीज थी, उसने उन दोनों लेडीज को मारा। फिर एक चाकू उड़ते हुए अपने आप एक फ्रेंड की आंख में चली गई। वो तो बेचारा वहीं पर गिरकर मर गया था। लास्ट में बचता है वो ब्लैक वाला फ्रेंड, जो एकदम से ब्लैंक था कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। वो एकदम डर के मारे चारों तरफ निगरानी रखता है, पर अफसोस उसका कुछ वायदा नहीं था। जो भी अनजान और खतरनाक चीज ये कर रही है, शायद वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ निक को उसके फ्रेंड के फादर का कॉल आता है, जो बता रहे थे कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक घर नहीं आया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने बेटे के लिए। तो निक भी अब तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चला गया बंदरगाह पर। वो फ्रेंड जिसका नाम बेन होता है, उसी के फादर सब बता रहे थे कि कैसे वो तुम्हारी बोट लेकर समुद्र में गया था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन पूरी रात गुजरने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। अब निक को काफी टेंशन होने लगती है बेन के लिए, इसीलिए वो सबसे पहले एलिसा को बुलाता है और उसके साथ एक मोटर बोट पर बैठकर समुद्र में चला जाता है। अब इतने सालों से काम करने के कारण वो हर एक कोना जानता था, इसीलिए जब वो आसपास घूम रहा होता है, तभी अचानक उसे अपनी बोट दिखाई दी गई। वो जल्द से जल्द बोट के अंदर गया, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई देखकर लग रहा था कि बोट पर किसी ने तबाही मचाई है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये हुई, क्योंकि वहाँ पर उसके और भी दोस्तों की डेड बॉडी पड़ी थी। जाल बाहर निकाला गया तो उसमें 2 लेडी की डेड बॉडी थी। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ जिससे कोई नहीं बच पाया? पर अभी भी बेन की डेड बॉडी नहीं मिली होती
टूटी और जब वो अंदर जाकर एक फ्रीजर ऑन करते हैं तो उसके अंदर बेन छुपा हुआ था। यानी कि उस रात से बचने के लिए बेन यहाँ पर आ गया, लेकिन ठंड के कारण अभी उसकी हालत बहुत खराब होती है। निक और एलिसा जैसे तैसे बेन को बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी को गर्माहट देते हैं। अच्छी बात हुई कि वो मरा नहीं था। कुछ ही देर में होश में आने के बाद बेन उन सभी को सच्चाई बताता है कि उस रात हुआ क्या। बेन साफ कहने लगा कि कोई अजीब सी फॉग हमारी पूरे बोट को घेर ले रही थी और फिर किसी अनजान चीज ने हम पर हमला कर दिया। बेन ये भी मेंशन करता है कि उसने समुद्र में एक बड़ी सी शिप भी देखी थी, उस पर कुछ लोग सवार भी थे, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं देख पाया। अब इतनी सारी अजीब चीजें बताने के बाद कोई भी नहीं भरोसा करेगा उसके ऊपर। निक और एलिसा भी इस बात पर थोड़ा डाउट करते हैं। अब उन्हें थोड़ी छानबीन करने पर वहीं पर एक कैमरा मिला जो बेन का था। निक ने ये कैमरा एलिसा को दे दिया और कहा कि इसे अच्छी तरीके से देखो, हो सकता है कि इसमें कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड हुई हो कल रात की, जिससे हमें ये कंफर्म हो सके कि हमला किसने किया। तब तक निक अपने दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाना और बोट की मरम्मत करने पर ध्यान देगा। एलिसा जैसे तैसे किनारे पर आ जाती है और एक बोट हाउस के अंदर जाकर उस कैमरे की फुटेजेस देखने लगती है, लेकिन फिर बाद में एलिसा देख पा रही थी कि कोई अनजान चीज है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो बेन के दोस्तों पर हमला कर रही है। चारों तरफ फॉग सच में छा गई थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी बेन की हर एक बात सही है। वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं जो कोई सोच नहीं सकता। एलिसा को ये बातें जल्द से जल्द निक को बतानी थी, इसीलिए वो वहाँ से होते हुए बाहर निकलने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से फिश पॉन्ड में गिर जाती है। वो इस तरीके से अनबैलेंस होकर गिरी कि उसका खुद पर ध्यान ही नहीं था, जैसे कि कोई जानबूझकर चाहता हो कि वो निक के पास ना पहुंचे। जिस कैमरे के अंदर फुटेजेस मौजूद थी वो भी पानी में गिर गया था। एलिसा कैसे भी करके ऊपर आती है और जब वो बाहर निकलने लगी तभी उसे एक किताब मिली। ये किताब बहुत पुरानी थी और उसके ऊपर वो किसी का नाम देखती है। सेफली निकलने के बाद सबसे पहले वो निक के पास ना जाते हुए वहाँ के एक फादर के पास चली गई। ये फादर सेम वही था जो निक और एलिसा की गाड़ी के सामने आया होता है। एलिसा इस अनजान बुक को फादर के पास इसीलिए लेकर आई क्योंकि बुक के ऊपर फादर के ग्रैंडफादर का नाम लिखा हुआ था, यानी इस किताब से फादर का कुछ न कुछ तो रिलेशन है। एलिसा जब यहाँ फादर को सारी बातें समझाकर उनसे मदद मांगती है तो फादर ने तुरंत ही मदद करने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम सब सिर्फ तबाही लाओगे, ये आइलैंड पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम जितना हो सके दूर रहो। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि उस फादर को जरूर कुछ ऐसा पता है जो कहीं न कहीं आगे चलकर होकर ही रहेगा। यहाँ बेचारी एलिसा को कुछ हाथ नहीं लगा और वो जाकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में निक से मिलती है। एलिसा ने निक को वो बुक दिखाई और सब कुछ बताया, लेकिन अब वो दोनों मिलकर उस बुक को पढ़ने लगते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है। धीरे धीरे करके उन्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई पता चली जिससे ये सब शुरू हुआ था। दरअसल उस बुक के अंदर मेंशन होता है कि कई सालों पहले ये आइलैंड जिस पर वो रह रहे हैं वो व्यापार में बहुत ही ज्यादा आगे था। यहाँ के सभी लोग काफी अमीर हुआ करते थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यापार यहीं से होते। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर डीलिंग करने के लिए आते, लेकिन अब एक दिन पता चला कि पास ही वाले दूसरे आइलैंड पर बहुत बुरी बीमारी फैल चुकी है। वहाँ के लोग लगातार मरते जा रहे थे और जितने भी अमीर बिजनेसमैन थे वो वहाँ से निकल गए। उन बिजनेसमैन को जब इस नए वाले आइलैंड के बारे में पता चला तो वो वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। उसमें से एक लीडर ने डिसाइड किया कि वो आइलैंड के कई सारे लोगों को पैसे देकर वहाँ की जमीन खरीदेगा ताकि उसके बचे हुए लोग यहाँ पर आकर रह सके। लीडर तो उन्हें अच्छी खासी रकम भी देने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो अपनी शिप लेकर जिसमें बहुत सारा खजाना रखा गया था उनकी आइलैंड का, तब गांव वाले इतने ज्यादा लालची थे कि उन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया। वो अपनी जमीन भी नहीं देना चाहते थे और उस लीडर की पूरी लाइफ भर कमाई को चुरा लिया था। इनफैक्ट गांव वालों के खिलाफ कोई सबूत ना बचे, इसीलिए उन्होंने उनकी बड़ी सी शिप को आग लगा दी। और ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आए थे। उनकी बॉडी जिंदा ही जल गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। उस मोमेंट के बाद से ही जितने भी लोग जलाकर मारे गए थे उनकी आत्मा एकदम से भटकने लगी। यानी आसपास जो फॉग जनरेट होना और इतने लोगों की जाने जाना वो सिर्फ और सिर्फ ये खतरनाक आत्माएं कर रही हैं, जो शायद इस आइलैंड के लोगों से अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुकी हैं। यानी अब ये सारी चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। हमें तो अब स्टेसी दिखाई गई जिसके डेस्क पर वही कंगा होता है जो पानी के अंदर मौजूद उस थैली में था। अचानक ही वो कंगा एकदम से जलने लगा। घर के अंदर आग देखकर तुरंत ही वो उसे बुझाने लगी और आग मानो एकदम से फैलते जा रही है। जब सब कुछ ठीक हो गया तब जाकर स्टेसी को सामने लगे हुए पेपर्स के ऊपर एक सिंबल दिखाई दिया। ये वही क्राउन और तराजू का सिंबल था जो उनके ऊपर बना होता है, यानी ये किसी खतरनाक चीज को डिक्टेट कर रहा है। ये कंगा एक्चुअली स्टेसी के बेटे ने बीच के किनारे से उठा कर लाया था। स्टेसी तो तुरंत ही अपने बेटे को कॉल करके
डांटती है कि ऐसी चीजें कभी नहीं लानी चाहिए। अभी फिलहाल वो स्टेसी की मदर के पास रुका हुआ है। अब दूसरी तरफ निक और एलिसा हॉस्पिटल में आ चुके थे बेन को देखने के लिए। निक बेन से बहुत सारी बातचीत करने लगा। वहीं एलिसा दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ सारी डेड बॉडीज को रखा गया था। वो उन्हीं में से एक विक्टिम का जब चेहरा देख रही थी तभी पता चला कि पीछे मरा हुआ एक इंसान खड़ा हो जाता है। उसके अंदर अचानक से जान आ चुकी थी और वो धीरे धीरे एलिसा के पास बढ़ता है। उसने तो एलिसा को पीछे से पकड़ा और एलिसा एकदम डर गई क्योंकि ये मरा हुआ आदमी जिंदा हो चुका था। एलिसा जोर से चिल्लाती है, तब जाकर वो मुर्दा एकदम से बेहोश हो गया। वो वापस से अपनी मरी हुई कंडीशन में आ जाता है। एलिसा इतना घबरा गई थी लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। हमें तो बीच के किनारे वही बूढ़ा आदमी दिखाया गया जिसने की वो घड़ी एलिसा को दी थी। वो बीच के किनारे कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहा था जो उसका साधन बन सके, लेकिन उसके पैर में बहुत सारी अनजान चीजें लगती जा रही थी जिससे उसे काफी पेन होता है। लेकिन अगर कभी हम बीच पर जाएं किसी भी काम के लिए तो हमें सतर्क रहना है उन चीजों से जो जानलेवा हो सकती हैं। अब उनमें से सबसे पहले आती है जेलीफिश, जो अगर गलती से पानी से बाहर निकल जाएं और हमें मन करे कि उसे जाकर टच करें तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। अब उनमें से एक सबसे ज्यादा खतरनाक जेलीफिश होती है जिसका नाम बॉक्स जेलीफिश है। ये एकदम से ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी एक भी टेंटिकल अगर आपके बॉडी को टच हो गए तो बहुत ज्यादा पेन और पैरालिसिस हो सकता है। इवन उस मोमेंट पर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। इसके बाद आती है स्टोन फिश, जो एकदम छोटे से रॉक की तरह दिखाई देती है और इससे पता भी नहीं चलता। ये बहुत ही ज्यादा जहरीली फिश है जिसके ऊपर अगर आप पैर भी रख दोगे तो ये वेनम आपकी बॉडी में जाकर काफी सूजन और पेन पैदा कर सकता था। तो हमें बीच के किनारे भी शूज पहनकर ही निकलना चाहिए। एक और होती है जिसे कोन स्नेल कहा जाता है। ये स्नेल दिखने में तो बहुत अच्छी दिखती है जिसके ऊपर कोन बना होता है, लेकिन ये अपने एक छोटे से डंक से इतना जहरीला फ्लूइड निकालती है कि आपके बॉडी में जाने पर आप मर ही जाओगे। एक और होती है जिससे हमें बचकर रहना है और वो है सी ऑर्चिन। ये राउंड होते हैं और इसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए होते हैं और अगर गलती से स्पाइक अगर आपके बॉडी में चले गए तो आपको पैरालाइज करके तुरंत ही मार देंगे। अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए बीच पर खेलते हुए तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ बेचारा वो बूढ़ा आदमी जब चल रहा था तो उसके पैर में काफी दर्द होता है, पर अचानक उसके हाथ में एक रस्सी आई। वो रस्सी को जब खींचने लगा तो वो पानी के अंदर जा रही थी। अब वो जैसे जैसे अंदर गया तभी वहाँ एक लड़का आया। ये किसी और का नहीं बल्कि स्टेसी का लड़का था, जो अब दूर से देखता है कि कई सारी फॉग उनकी तरफ बढ़ रही है। वो इतना डर गया कि तुरंत ही घर की तरफ भागने लगा। फॉग जल्द से जल्द सारी चीजें घेर लेती है। अच्छा हुआ कि वो जल्दी अंदर पहुंच जाता है और उसकी ग्रैंड मदर वो दरवाजा बंद कर देती है। आसपास तो अब एकदम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हमें स्टेसी और उसका वो फ्रेंड दिखाया जाता है जो रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, पर अचानक पूरे आइलैंड के ऊपर वो फॉग फैलने लगती है। रेडियो स्टेशन में जितने भी डिवाइसेस थे सब खराब होने लगे। इलेक्ट्रिसिटी चली जाने की वजह से स्टेसी और उसका दोस्त कांटेक्ट करते हैं कि आखिर क्या हुआ। जल्द से जल्द वो मदद चाहते थे, पर अब पता चला कि स्टेसी के फ्रेंड के दरवाजे पर कोई तो है। अब स्टेसी तो उसे मना कर रही थी लेकिन उसका फ्रेंड देखने के लिए चला गया। वो जान पाता है कि चारों तरफ फॉग फैली हुई है और उसे कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा, पर जैसे ही वो एक लालटेन लेकर आगे बढ़ा उसके सामने कोई इनविजिबल चीज आती है। वो इतनी खतरनाक थी कि एक ही बार में उसके फ्रेंड को जलाकर राख कर देती है। वहाँ धमाका भी हुआ जिसे स्टेसी वीडियो कॉल पर देख रही थी और वो इतना डर गई कि तुरंत ही कॉल लगाने लगी, लेकिन कहीं भी कांटेक्ट होता नहीं क्योंकि सब ठप पड़ चुका था। इस वजह से स्टेसी अपने रेडियो स्टेशन से ही ब्रॉडकास्ट करने लगी ताकि कोई जाकर उसके बेटे को बचाए। अब वो उस ब्रॉडकास्ट को लकीली निक ने सुन लिया था, तो वो एलिसा को बिठाता है ट्रक के अंदर और सीधा निकल पड़ता है स्टेसी के बेटे के पास। हमें तो अब उस आइलैंड के अंदर कई सारे बिजनेसमैन दिखाए गए थे जो वहाँ के व्यापार को बढ़ाने आए होते हैं। स्टेसी जो एकदम अपने बेटे के लिए घबरा गई थी वो सीधा कार उठाती है और घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन अब फॉग इतनी ज्यादा डेंस हो चुकी थी कि कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक सामने उसके एक ट्रक आया जो उसे ठोकर मारकर नीचे गिरा देता है। स्टेसी बेचारी कार के अंदर रहकर पानी में डूबने लगी। वो सीट बेल्ट ओपन करने की कोशिश करती है तभी अचानक पानी के अंदर एक आत्मा आ गई। वो आत्मा काफी डरावनी लग रही थी। स्टेसी ऊपर जाने की कोशिश करती तभी वो पैर पकड़कर नीचे खींचने लगी। अगर ऐसा चलता रहा तो वो मर जाएगी, पर स्टेसी कैसे भी करके ऊपर तक पहुंच जाती है। वहाँ दूसरी तरफ घर के अंदर स्टेसी का बेटा और उसकी ग्रैंड मदर मौजूद थी, लेकिन ग्रैंड मदर जब सिंक के पास गई तो उसके अंदर से किसी का हाथ निकला और वो उसकी ग्रैंड मदर को पकड़कर पूरी तरीके से जलाकर राख कर देता है। ये चीज तो स्टेसी का बेटा देखकर एकदम दंग रह जाता है।
वो पूरी अजीब सी फॉग घर के अंदर घुसने लगी और उसमें कई सारी आत्माएं होती हैं। स्टेसी का बेटा काफी डरते हुए कमरे में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन वो फॉग के अंदर जो आत्मा थी वो उस पर अटैक करने वाली थी। अच्छी बात हुई कि निक वहां पहुंच गया और खिड़की से स्टेसी के बेटे को पकड़ लिया। वो उसे ट्रक के पास लेकर चला जाता है जहाँ पर एलिसा थी। वो सारी आत्माएं अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी जो सभी का पीछा करती हैं। अब वो अपनी ट्रक लेकर आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनका भी एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में स्टेसी भी मिल गई अपने बेटे से और वो काफी खुश होती है। निक, एलिसा और स्टेसी तो वहाँ से होते हुए सीधा एक चर्च के अंदर आ गए। पता चला कि चर्च के अंदर फादर और कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि उस पूरे फॉग से डरे हुए थे। कई लोगों के साथ ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जिनमें उन्हें आत्मा दिखाई दी है, लेकिन पता नहीं क्यों फादर के चेहरे पर बहुत ही डर महसूस हो रहा था। वो समझ चुका है कि वो यहाँ पर आ गए हैं। बाहर पूरी आत्माएं एक साथ झुंड बना लेती हैं और फॉग के अंदर समाकर चर्च के अंदर आती हैं। कुछ मिनटों तक तो एकदम ठीक रहता है, लेकिन फिर खिड़की तोड़कर एक आदमी अंदर गिर गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो नदी के किनारे पर गया होता है। यानी कि आत्माओं ने इस बूढ़े आदमी को भी मार दिया। एलिसा की मदर को भी वो पता नहीं क्यों पकड़कर उसे खत्म कर देते हैं। यानी अब तक पूरे चर्च में से 2 लोग मारे जा चुके हैं और हो न हो इनका जरूर हाथ होगा उन सारे बिजनेसमैन को मारने में। इसी वजह से वो अपना बदला ले रहे हैं इनसे। धीरे धीरे कई सारी आत्माएं इंटर कर जाती हैं उस चर्च में। बाकी लोग जो इनोसेंट थे वो तो साइड में चले गए और आत्माएं उन्हें कुछ करती भी नहीं। पर अब उनका लीडर भी आ चुका था जो काफी खतरनाक होता है और वो सीधा टूट पड़ा उस फादर के ऊपर। यानी फादर भी इन सारी चीजों का एक जिम्मेदार है। वो आत्माएं अपनी ताकत से कई सारे मिरर के टुकड़े तोड़कर उसके ऊपर फेंकने लग जाती हैं। यानी फादर का भी बुरी तरीके से खात्मा हो गया था। अब सिर्फ बचा होता है उस पूरे आइलैंड का मेयर, इसीलिए वो आत्माएं उसे पकड़कर बाहर लेकर आ जाती हैं। मेयर को ग्रेवयार्ड में ढकेलने के बाद सब उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन आत्माओं के लीडर ने एक डॉक्यूमेंट मेयर को दिया जिस पर साफ मेंशन था कि आइलैंड वालों ने उनके साथ धोखा किया, सारे खजाने ले लिए और उन्हें बुरी तरीके से जलाकर मार दिया। मेयर तो काफी डर गया था, इसीलिए वो अपनी गलती मान लेता है। वो सोच रहा था कि इससे वो सभी लोग उसे छोड़ देंगे। आत्माओं ने उसे पूरी तरीके से जला दिया और उसकी बॉडी जलकर खाक हो गई। लग रहा था कि उन आत्माओं का बदला पूरा हो चुका है। वहीं साइड में निक और एलिसा भी मौजूद थे जो इन चीजों को बड़े गौर से देखते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक उस लीडर की आत्मा तुरंत ही एलिसा के पास आती है और उसके काफी क्लोज पहुंच जाती है। ऐसा करते ही पता चला एलिसा मरकर आत्मा बन चुकी है। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि एलिसा कोई और नहीं बल्कि उस लीडर की वाइफ का पुनर्जन्म थी। यानी उसकी वाइफ वापस मरकर एलिसा के रूप में जन्म ली है। एलिसा को अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ जाता है। यही रीजन था कि एलिसा को कई सारे विजन आते और अब वो अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। निक बेचारी एलिसा को देखता ही रहा। धीरे धीरे आइलैंड के चारों तरफ फैली हुई फॉग भी हटने लगी थी। अंधकार में जो आइलैंड डूब चुका था वो अब एक उगता हुआ सवेरा दिखता है। सब यही होप कर रहे थे कि ऐसी खतरनाक कंडीशन वापस कभी ना आए। हमें तो स्टेसी दिखाई गई जो अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में थी। वो सारे आइलैंड वालों को बता रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे वो सारी आत्माएं यहाँ आई थी अपना बदला लेने के लिए। स्टेसी के हिसाब से जिसने भी गलती की है नेचर उसे सजा तो देगी ही और वो कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमें निक दिखाया गया समुद्र के बीचों बीच और उसके हाथ में वो किताब होती है जिसमें सब मेंशन था। वो यही सोचकर उसे पानी में फेंक देता है ताकि ये चीजें फ्यूचर में कभी रिवील ना हो। इसके साथ साथ वो एलिसा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।